नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर करंट अफेयर में आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुजी चैनल पर। अगर कल का वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए समझौता लागू हुआ था। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट इत्यादि के लिए प्रति लोगों को जागरूक करना है। अब जैसा कि शब्द है बौद्धिक संपदा, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि संपदा है क्या चीज। मानव बुद्धि से निर्मित रचनाएं बौद्धिक संपदा कहलाती है, जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। इनमें मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क शामिल है। इनके अलावा ट्रेड सीक्रेट्स, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार भी इसमें शामिल किए गए। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 की थीम या विषय था इस वर्ष, यानी इस वर्ष 2020 के विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस का मुख्य विषय थीम इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का उपचार। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR, जो कि बहुत चर्चित नाम है, कोविड-19 के उपचार के लिए रोग मुक्त करने वाली प्लाज्मा थेरेपी को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य उपचार के बाद कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हुए व्यक्ति के खून के प्लाज्मा का उपयोग रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। इस थेरेपी में प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी के आधार पर व्यक्ति में वायरस रोधी क्षमता विकसित की जाती है। चीन और दक्षिण कोरिया में इस इलाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री चित्रा तिरुनवल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को उपचार की स्वीकृति दी गई है। ICMR ने केरल में श्री चित्रा तिरुनवल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के उपचार की स्वीकृति दी थी। तिरुवनंतपुरम में यह संस्थान केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। अब ये देख लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। वे मरीज जो किसी कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 से उबर जाते हैं, उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडीज विकसित किए जाते हैं। इन एंटीबॉडीज की मदद से कोविड-19 के रोगी के रक्त में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। ठीक हो चुके मरीज का एलिजा द एनालाइज लिंक्ड इम्यूलेसमेंट ऐसे टेस्ट किया जाता है, जिससे उसके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा का पता लगता है। फिर ठीक हो चुके रोगी के शरीर में एस्पेरेस विधि से खून निकाला जाता है, जिससे खून से प्लाज्मा या प्लेटलेट जैसे अवयवों को निकालकर बाकी खून को फिर से उसी रोगी के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। प्लाज्मा केवल एंटीबॉडीज में मौजूद होते हैं। डोनर के शरीर से लगभग 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जाता है। इसमें से संक्रमित रोगी को लगभग 200 मिलीलीटर खून चढ़ाने की जरूरत होती है, यानी एक डोनर के प्लाज्मा का 4 व्यक्तियों में इस्तेमाल हो सकता है। 18 साल से 55 वर्ष का कोई भी पुरुष जो कोरोना से ठीक हो चुका है प्लाज्मा दे सकता है। सभी अविवाहित महिला या विवाहित महिला जिसके बच्चे ना हो, ऐसी महिला प्लाज्मा दे सकती है। संजय कोठारी ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। संजय कोठारी ने 25 अप्रैल को मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। कोठारी का कार्यकाल जून 2021 में पूरा होगा। CVC का पद जून 2019 में KV चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली था। कोठारी के नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता की चयन समिति ने की थी। संजय कोठारी हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठ अधिकारी थे। 2016 में वे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जुलाई 2017 में उन्हें राष्ट्रपति का सचिव बनाया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC
केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, जो जिसे सांविधिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। इस आयोग की स्थापना सन 1964 में की गई थी। इसका गठन संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। संसद ने 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पारित किया। विधेयक बनाया सतर्कता अधिनियम। आयोग में वैधानिक दर्जा देने वाला कानून। इस अधिनियम में आयोग के अधिकार दिया गया था। यह कार्य विस्तार से उल्लेख किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी, जो कि अध्यक्ष होता है। 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 28 लोगों को जन सुरक्षा कानून से हटाया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश और उससे बाहर जेलों में बंद 28 लोगों को जन सुरक्षा कानून पीएसए पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट से हटा दिया है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा प्राप्त वापस लेने के बाद उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इसके बाद मुख्यधारा के नेताओं समेत राज्य में सैकड़ों लोगों को पीएसए कानून के तहत हिरासत में ले लिया था। ये देख लेते हैं कि ये जन सुरक्षा कानून या पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है क्या। जन सुरक्षा अधिनियम या कानून पीएसए उन लोगों पर लगाया जा सकता है जिन्हें सुरक्षा और शांति के लिए खतरा माना जाता है। 1978 में शेख अब्दुल्ला ने इस कानून को लागू किया था। 2010 में इसमें संशोधन किया गया था, जिसके तहत बगैर ट्रायल के ही कम से कम 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। राज्य सरकार चाहे तो इस अवधि को बढ़ाकर 2 साल तक भी किया जा सकता है। मिशन अन्ना सेवा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम। रिलायंस फाउंडेशन का मिशन अन्ना सेवा वैश्विक स्तर पर किसी भी कॉरपोरेट फाउंडेशन द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य तालाबंदी के दौरान हाशिए पर पड़े समुदायों और अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों को 3 करोड़ से अधिक भोजन उपलब्ध करवाना है। रिलायंस फाउंडेशन मुफ्त भोजन देगा और रिलायंस फाउंडेशन ने देश का पहला कोविड-19 अस्पताल बनाया और पीपी और मास्क किट की भी आपूर्ति की थी। थांगयुंग गोम्पा हिमाचल प्रदेश। थांगयुंग गोम्पा हिमाचल प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित मठों में से एक है। यह लाहौल और स्पीति जिलों में स्थित है। यह मठ जिले में सबसे अधिक देखे जाने वाले मठों में से एक है। इसे 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाया गया था। यह क्षेत्र पर बौद्ध धर्म के मजबूत प्रभाव का एक अनुकरणीय नमूना है। तांगयुंग गोम्पा को तांत्रिकों के संशोधन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बौद्ध विद्वानों के एक समूह की उपलब्धि के लिए मान्यता प्राप्त है, जो तिब्बती धर्मग्रंथ है, जिसमें 87 तांत्रिक शामिल है। यह मठ स्पीति में स्थित है। अब देख लेते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी आज के इस टॉपिक में प्रारंभ की है। वित्त मंत्रालय ने 29 इंश्योरेंस कंपनियां और नोट स्टॉक और सिक्योरिटी इकाइयों को केवाईसी के लिए किस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है? तो इसका आंसर होगा आधार कार्ड। वित्त मंत्रालय ने 29 इंश्योरेंस कंपनियां और 9 स्टॉक और सिक्योरिटी इकाइयों को केवाईसी के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है, जिससे छोटे और खुदरा निवेशकों को फ़ायदा होगा। उन्हें केवाईसी के लिए कागजात पेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा सवाल देखते हैं। किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को विदेशों से भेजे जाने वाली रकम 23% से घटकर 64 अरब डॉलर रहने का अनुमान है? विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को विदेशों से भेजी जाने वाली रकम 23% से घटकर 24 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जो कि यह गिरावट प्रवासी श्रमिकों के वेतन और हाल के इतिहास में सबसे अधिक गिरावट है, रोजगार में कमी के कारण हुई है।
तीसरा सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कोरोना संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की। सरकार ने कहा कि पत्रकार भी कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। किस राज्य की महिला नवप्रवर्तक डी वासिनी बाई ने अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथूरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? तो केरल की है डी वासनी बाई। केरल राज्य की महिला नवप्रवर्तक डी वासनी बाई ने अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फुल एंथोरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है। एंथोरियम रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर खिलने वाले पौधों का एक विशाल समूह है। 27 अप्रैल को किस देश में स्वतंत्रता दिवस फ्रीडम डे मनाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में मनाया जाता है। 27 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता दिवस फ्रीडम डे मनाया जाता है। यह स्वतंत्रता दिवस 1994 से उस दिन आयोजित पहले रंग भेद के बाद के चुनाव को याद कराता है। 27 अप्रैल को किस वर्ष UIDAI ने भारत के नागरिकों की पहचान का नया सबूत यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार पेश किया था? 2010 27 अप्रैल 2010 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत के नागरिकों की पहचान का नया सबूत यूनिक UIDAI आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार और नया लोगो पेश किया था। एथलेटिक इंटीग्रेट यूनिटी के मध्यम दूरी की धाविका जुमा खातून पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। एथलेटिक इंटीग्रेटरी यूनिटी के माध्यम से यूनिट ने मध्यम दूरी की धाविका जोमा खातून पर प्रतिबंधित स्टेरॉयड के सेवन के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। 2 वर्ष पुराना डोपिंग का यह मामला NDTL पकड़ने में नाकाम रही थी। यूरोप ने फुटबॉल सत्र खत्म करने वाला कौन सा देश हाल ही में पहला देश बन गया है? तो यूरोप का देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण 2019-20 में सत्र को पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया, जिसे यूरोप में फुटबॉल सत्र खत्म करने वाला नीदरलैंड हाल ही में पहला देश बन गया। मानवाधिकार की दिशा में कदम उठाते हुए किस देश ने हाल ही में कोड़े मारने की सजा बंद कर दी? सऊदी अरब में बंद कर दिया। सऊदी अरब के शाह और युवराज द्वारा हाल ही में क्राउन प्रिंस सऊदी मानवाधिकार की दिशा में कदम उठाते हुए कोड़े मारने की सजा को बंद कर दिया है। अरब के उच्चतम न्यायालय का कहना है कि ताज़ा सुधार का लक्ष्य देश को शारीरिक दंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के मानदंडों के और करीब लाना है। इनमें किस देश ने हाल ही में ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। अमेरिका ने हाल ही में ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। यह 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों और शिक्षा पर खर्च की जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार के करंट अफेयर और प्रश्नोत्तरी के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।